हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अदिति है। अगर फॉर द फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर आ रहे हो तो पेपर 2 मेरा कंप्यूटर साइंस है, जिसके साथ मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया। आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मॉडल है जो वॉन न्यूमैन सर ने दिया था। स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो आपको ये बताना है कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होने वाले हैं। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट आपकी सीपीयू के अंदर होता है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर आप लोगों की सीपीयू के अंदर होता है और कंट्रोल यूनिट आप लोगों की सीपीयू के अंदर होता है। दैट इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर किसने दिया था? वॉन न्यूमैन सर ने दिया था। वॉन न्यूमैन सर कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर है। याद है ना सब चीजें? कैसा दिखता है इनका स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर? इस तरीके से दिखता है, ठीक है ना। करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है। टेक्नोलॉजिकल अपडेशन जो हुए कंप्यूटर की, मैम पहली जनरेशन से हम शुरू किए थे, तो पहली जनरेशन से जो हम लोग लास्ट जनरेशन पे आए हैं, हमारी 4th या 5th जनरेशन, तो उसमें क्या क्या हुआ था? देखो, सबसे पहले आए थे वैक्यूम ट्यूब्स। आपका जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो वैक्यूम ट्यूब से बनती थी। उसके बाद में मैम आया था ट्रांजिस्टर्स, उसके बाद में आया था इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और फिर आया था आप लोगों का माइक्रो प्रोसेसर। ये आपकी जनरेशन चली थी। अब एज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ये भी आप लोगों के लिए सवाल पूछा जाता है, तो इसको भूलेंगे नहीं। एज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर 4th जनरेशन को बोला जाता है। अच्छा मैम, इसका एक और नाम था जो आपने बताया, इसका एक नाम बताया था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, याद रखेंगे। और एक और बताया था मैम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मैम 5th जनरेशन। ठीक है, चार्ट आपके सामने होगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। 3 टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। प्रोसेसिंग यूनिट किससे बनती है? आपके पास में कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी या कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे जो हर जनरेशन को एक दूसरे से अलग बनाते थे, और कौन कौन से कंप्यूटर्स है जो इसके एग्जांपल है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि आईनैक जो है वो कब आया था, यूनिवैक कब आया था, ईडीवैक कब आया था, ईडीसैक कब आया था। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा एटलस कब आया था, आपसे पूछा जाएगा सीडीसी कब आया था। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कब आया था। पेंटियम कभी आया था, ये हमको पता होना चाहिए, है ना। अब इन सबकी फुल फॉर्म भी होती है, आईनैक, यूनिवैक, ईडीसैक, ईडीवैक, सबकी फुल फॉर्म होती है। और फुल फॉर्म के लिए मैं ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुकी हूँ, जो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगी। समझ गए हैं? तो सारी की सारी फुल फॉर्म्स एक वीडियो में मैं बना चुकी हूँ ऑलरेडी। वीडियो आपने देखा भी होगा, नहीं देखा है तो आप देख लेना जाके, ठीक है ना। अगला सवाल, आपसे ही पूछा जा रहा था कि जो एड्रेस बस होती है वो सिग्नल्स को कैरी करती है, एड्रेसेस बिटवीन प्रोसेसर एंड मेमोरी। और ये जो होती है ये बाई डायरेक्शनल होती है क्या? नहीं मैम। देखो, बसेस का कॉन्सेप्ट है। अब बसेस की कॉन्सेप्ट हमने 2 तरीके से पढ़े, कुछ इंटरनल बसेस होती है, कुछ एक्सटर्नल बसेस होती है। एक्सटर्नल बसेस कौन सी होती है मैम? जो आपके सीपीयू के बाहर के जितने भी रिसोर्सेज होंगे, यानी आपने कोई पेन ड्राइव कनेक्ट की है, कोई सीडी लगाई है, किसी तरीके का कोई वायर से कनेक्ट किया है, कोई भी बाहरी दुनिया, कोई भी एक्सटर्नल स्टोरेज को जब आप सीपीयू से कनेक्ट करते हो तो वहां से जो डेटा का ट्रांसफर होता है वो एक्सटर्नल बसेस कैरी फॉरवर्ड करती है। इंटरनल बसेस क्या करती है? सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल रिसोर्सेज से ले लेके सीपीयू को देने का काम करती है। तो नॉर्थ ब्रिज पे काम करने वाली इंटरनल बसेस, ठीक है, इंटरनल बसेस आपकी, और साउथ ब्रिज के पीछे का काम करने वाली एक्सटर्नल बसेस। ठीक है मैम, 3 प्रकार की आपकी बसेस है, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। अब एड्रेस और कंट्रोल दोनों की दोनों बस बाय डायरेक्शनल मैम नहीं होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है, सीपीयू से निकलती है। वेयर इज डेटा बस दोनों होती है मैम, सीपीयू से निकलती भी है और सीपीयू के अंदर भी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 सेकेंड। चलिए जी, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? मैम हम सब लोग जानते हैं मेमोरी हायरार्की हमारे टिप्स पे है, और ये आप लोगों की मेमोरी हायरार्की है। ठीक है, मैग्नेटिक टेप्स, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, यूएसबी या फिर फ्लैश ड्राइव जिसको हम लोग बोलते हैं, फ्लैश मेमोरी, फिर आपकी मेन मेमोरी आती है, फिर आप लोगों की कैश मेमोरी आती है, फिर रजिस्टर्स आते हैं मैम। तो ये आप लोगों का पूरा सीक्वेंस है, ये हम अच्छे से जानते हैं और हम लोगों ने बार बार इसके क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। अगले सवाल पे आ जाए। देखते ही टिक करना है, उतनी प्रैक्टिस करके जानी है, एटलीस्ट वो क्वेश्चन जो आपको आते हैं। अब जो नहीं आते, जिनमें सोचने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, उसमें आप 1 मिनट 1.5 मिनट लो, पर जो आते हैं वो 30 सेकंड्स में हो जाने चाहिए हमारे। रैम इंटरनल मेमोरी है क्या? एक्सेस टाइम स्लोअर होता है कैश मेमोरी से, बात सही लिखी है। रोम लूज करता है डेटा जब पावर को टर्न ऑफ कर देते हो, मैम ये बात गलत लिखी है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी आपकी होती है मैम रोम। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 2 है बिल्कुल गलत, हम नहीं खेल रहे हैं इसके साथ में।
रैम एंड रोम। रैम का दूसरा नाम डायनामिक रैम। डायनामिक रैम बोले तो जो बार बार रिफ्रेश करनी पड़ती है। सीपीयू के सबसे एकदम जिगरी बेस्ट फ्रेंड कौन है सीपीयू का? सीपीयू का बेस्ट फ्रेंड है मैम रैम। क्यों? रैम के अंदर अगर कोई प्रोग्राम आएगा तब जाके वो प्रोसेस बनेगा, तभी सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा। बाकियों से इतनी खफा क्यों है रैम? रैम के अलावा बाकियों से इतनी खफा क्यों है मैम? इसलिए खफा है, बाकी सब स्लो होती हैं, छोटी होती है, ये तेज भी है और मीडियम साइज की भी है। ऑल्दो कैश इससे तेज है, रजिस्टर सबसे तेज है, पर छोटी होती है वो। पर रैम क्या है? वॉलेटाइल है मैम, मतलब पावर ऑफ डेटा ऑफ। क्या होगा यहाँ पर मैम? कंप्यूटर बूटस्ट्रैप को यूज करता है। बूटस्ट्रैप होता क्या है मैम? आपने बता रखा है। बूटस्ट्रैप कंप्यूटर को स्टार्ट करने का जो प्रोग्राम होता है मैम, वो बूटस्ट्रैप होता है, जिसमें हम बूटिंग प्रोग्राम को रखते हैं। ये बूटिंग प्रोग्राम कहाँ पर रखा होता है मैम? रोम चिप के ऊपर रखा होता है। और ये रोम क्या रखती है? फर्मवेयर रखती है मैम। फर्मवेयर का मतलब क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था। फर्म है, अटल है, देखो हिंदी में भी लिखा हुआ है, फर्मवेयर अटल होती है, जिसको हिलाया नहीं जा सकता। ठीक है ना? ये एक बार लिख दिया तो लिख दिया, काम खत्म। और ये इस प्रोग्राम को हम किसके लिए बोलते हैं? बायोस के लिए बोलते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के लिए बोलते हैं, है ना? जैसे आप लोगों के ईपी रोम, रोम, इसके अंदर ये रखा हुआ होता है मैम। ठीक है? अभी मैं जिस जॉब में पोस्टेड हूँ, जिस गवर्नमेंट जॉब में मैं पोस्टेड हूँ, मैंने आपको कई बार बता दिया भी होगा, बूटस्ट्रैप, ये जो आपका बायोस, बूटस्ट्रैप और आपका फर्मवेयर, इन तीनों के ऊपर डिफरेंस वाला एक क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था। बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके आए थे, इस वजह से इस क्वेश्चन पे बहुत ऑब्जेक्शंस भी लगे थे। अगला सवाल देखिए जी। अगला सवाल मैच द कॉलम में, अगेन 30 सेकेंड्स। डायनेमिक रैम है, स्टैटिक रैम है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। अच्छा, मैच द कॉलम में हमारा एक नारा था। क्या नारा था मैम? एक से ही होगा। अगर एक से ही होगा तो साफ साफ लिखा हुआ है फ्लिप फ्लॉप्स। और ये जो फ्लिप फ्लॉप्स है ये आप लोगों के होते हैं स्टैटिक रैम के अंदर, यानी मैम बी का होना चाहिए था 1। ठीक है? अगर मैं बात करूं डायनेमिक रैम, तो डायनेमिक रैम बनते हैं ट्रांजिस्टर से। तो ये आप लोगों का हो गया एक से ही, और एक से ही जब हो गया है तो हमको आंसर पता होना चाहिए था, पर हमने आंसर लगा दिया है। नेक्स्ट हम बेनिफिट बताना है सॉलिड स्टेट ड्राइव का। सॉलिड स्टेट ड्राइव इतनी अच्छी क्यों लगती है हमको हार्ड डिस्क ड्राइव से? क्यों लगती है मैम? सुंदर होती है इसलिए। स्पिनिंग डिस्क एंड इज दस मोर रिलायबल, कंसिडरेबल लाइटर होती है, लो पावर कंजम्पशन होता है, डेटा को फास्टर एक्सेस करती है। मैम देखो, एसएसडी के पास में क्या नहीं होता है? एसएसडी के पास में मैम नहीं होता है, स्पिनिंग विनिंग नहीं होती है, मूविंग पार्ट नहीं होते एसएसडी के पास में। जब नहीं होते हैं तो हमको अच्छी लगती है ये। देखो, पावर कम कंज्यूम करती है, वजन में हल्की होती है और तेज होती है, इसलिए हम इसको पसंद करते हैं। ठीक है? ये हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव का एग्जाम्पल वाला चार्ट है भाई, इसको कई बार हम लोगों ने रिवाइज किया है, तो प्लीज इसको आप याद रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीड, रिलायबिलिटी, नॉइज, हीट, पावर एंड साइज, सबके रिस्पेक्ट में मैंने आपको बताए हैं, इसके कई बार हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्पीड की बात करूं तो आप लोगों की हार्ड डिस्क ड्राइव से तेज होती है, तेज 100 टाइम तेज होती है। रिलायबिलिटी की बात करूं तो इसके पास में कोई मूविंग पार्ट्स है नहीं, गिरा दोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हार्ड डिस्क ड्राइव को एक बार गिराया तो फिर जय श्री राम। नॉइस की अगर मैं बात करूं तो क्योंकि मूविंग पार्ट्स नहीं है इसीलिए चलते हुए आवाज नहीं करती। आपने देखा हो सीपीयू को स्टार्ट करना, पुराने जो पीसीज के अंदर सीपीयू होते तो घर 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 की आवाज बहुत आती थी, पर अब के जमाने के जो आपके एप्पल के लैपटॉप्स देखो उनमें बिल्कुल आवाज आती नहीं, एकदम स्मूथ। ठीक है? हीट की अगर हम बात करें तो हीट ज्यादा कौन डिस्पैच करता है? आपका हार्ड डिस्क ड्राइव करता है। ठीक है? एसएसडी जो होती है पावर भी कम कंज्यूम करती है। और अगर साइज की मैं बात करूं तो साइज भी आप लोगों को बहुत कॉम्पैक्ट साइज में मिलती है। देखो, कंप्यूटर का एक नारा है, जो चीज छोटी होगी मैम, ठीक है, जो चीज तेज होगी और जो चीज कम पावर कंज्यूम करेगी वो हमको चीजें अच्छी लगती है। अब ये सब करने के बाद भी मैम आज के जमाने में हार्ड डिस्क ड्राइव हम यूज करते हैं, इसका कोई खास रीजन है क्या? इसका रीजन है, और ये भी याद रखिएगा, हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है वो ज्यादा लंबी चलती है कंपैरेटिवली एसएसडी के। ठीक है ना? क्यों? इसके पास में जो टोटल नंबर ऑफ रीड एंड राइट ऑपरेशंस होते हैं ये ज्यादा होते हैं एसएसडी से। इन दोनों का कॉम्बिनेशन चलता है आज के जमाने में। नेक्स्ट सवाल देखिए,
तो आपसे यही पूछा जा रहा था यहाँ पर सीडी रोम के ऊपर, सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी के ऊपर आप लोगों का ये सवाल था। और हम जानते हैं कि यहाँ पर जो आप लोगों का डॉक्यूमेंट है वो हम सारे डॉक्यूमेंट रखते हैं और फिर वहां से निकाल के उसे कहाँ पे सेव कर देते हैं, हमारे पास में जो हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव होता है वहां पर हम सेव कर देते हैं। ठीक है ना। आप लोगों के जो सीडी रोम होता है ये सीडी या डीवीडी के तौर पर आप लोगों के सिस्टम में एंटर करता है। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, ये जो सीडी है ये है कॉम्पैक्ट डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इन सब की मैंने आप लोगों को मिनिमम या मैक्सिमम कैपेसिटी के ऊपर भी बात करी हुई है हमने। तो सीडी की मिनिमम या मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, कितना डेटा एक सीडी होल्ड कर सकती है और कितना डेटा एक डीवीडी होल्ड कर सकती है, जरा कमेंट करके मुझे बताएंगे। पेरिफेरल डिवाइसेस आर कंसिडर्ड एज एन इनपुट डिवाइस। कौन कौन से इनपुट डिवाइस है इसके अंदर? माइक्रोफोन है, प्रोजेक्टर है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, ट्रैक बॉल है। देखो सबसे पहले तो प्रोजेक्टर को कैंसिल करो मैम, जहां पर बी आ रहा है उसको वैसे ही कैंसिल कर दीजिए आप। चॉइस एलिमिनेशन, आंसर निकल गया। क्यों? इनपुट पूछा है, प्रोजेक्टर क्या है मैम? आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन से हैं? इंपॉर्टेंट है दोनों के बीच वाले, यानी जो इनपुट भी है और आउटपुट भी है, ये याद रखना है। डिजिटल कैमरा हो गई, पेन ड्राइव हो गया, टच स्क्रीन हो गया, सीडी डीवीडीज हो गए, वेब कैम हो गया, फैक्स मशीन हो गई, मोडेम हो गया, ये सब के सब दोनों है, इनपुट भी है और आउटपुट भी है। आप लोग गलती यहां करोगे, बाकी जगह नहीं करोगे गलती। आपसे बोला जा रहा है कि आपको बताना है कि ओनली आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं। कुछ नए डिवाइसेस भी मैंने इसमें ऐड किया है। ओनली आउटपुट डिवाइस, अब ओनली आउटपुट भी निकाल लो मैम, पर एक बात बताओ, एसएसडी यहाँ पर कहां से आ गया, ब्लू रे डिस्क यहाँ पर कहां से आ गया? सबसे पहली बात तो ए और डी हटाओ, ए वाला हटाओ, ए और डी का कोई मतलब ही नहीं है मैम यहाँ पर, क्योंकि ये तो मेमोरी डिवाइसेस हैं। जब ये मेमोरी डिवाइसेस है तो हटाइए इनको। अब प्रिंटर जहां पर भी आ गया वहां पर आपका आंसर में आएगा ही आएगा, तो ई वाला ऑप्शन होना चाहिए। तो देखो तीनों में ई है। अब ये कह रहा है वेबकैम, अभी बताया कि वेबकैम बोथ होता है, और इसमें क्या पूछा है? इसमें बोला है आउटपुट ओनली, यानी कि मैम आप वेबकैम को भी कैंसिल करोगे। ठीक है। और बजर जो होता है वो आपका क्या होता है? एक तरीके का आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है। देखो 100 गीगाबाइट्स लिखा है, तो 10 की पावर 2 तो 100 के हो गए, और गीगा में अपने आप के 9 होते हैं, तो 10 की पावर 11 बाइट लिख सकते हो। इसको गिनिए कितने हैं मैम? 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10, तो 10 की पावर 9 ये हो गया है। टेरा लिखा हुआ है तो 10 की पावर कितना हो जाएगा? 12 बाइट से हो जाएगा। ये लिखा हुआ है 5 और 6, तो 10 की पावर 11 ये हो जाएगा। और ये कितने लिखे हैं? 3 और 3 6, और किलो के अपने आप के भी 3 होते हैं, तो ये 10 की पावर 9 आप लोगों का लिखा हुआ है। ये तो 10 हुआ। आपको बताने हैं किसके अंदर? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे छोटे से सबसे बड़े क्रम में लगाने हैं। सबसे छोटा 10 की पावर 9, फिर 10 की पावर 10, फिर 10 की पावर 11 और फिर 10 की पावर 12। सिंपल। ठीक है। अच्छा मैम इसमें भी 10 की पावर 11, इसकी में भी 10 की पावर 11, किसको चूज करूं? कौन बड़ा होगा? एम है और जी है, जी हमेशा बड़ा होगा। अगला सवाल देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट सवाल है। ज्यादातर बच्चे इस टाइप के क्वेश्चंस को गलने में गलती करते हैं, है ना। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मैथमेटिक्स डाली गई है आईसीटी के अंदर। आपसे जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला बच्चे। ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको यहाँ से अपने घर जाना है और आपकी स्पीड जो है वो है 10 किलोमीटर पर आवर, तो आपको आपके घर जाने में कितना समय लगेगा? अगर मैं ऐसे निकालने के लिए बोलूं तो आप लोग घर का डिस्टेंस बताओ, फिर टाइम है, और उसके अकॉर्डिंग आप लोग निकाल सकते हो। बिल्कुल ही। देखो आप लोगों से बोला हुआ है कि कोई एक मूवी है जिसको आपने 16 GB की मूवी बताई है, आपको ये बताना है कि मुझे इसे डाउनलोड करना है आपके सिस्टम के अंदर, और जो डाउनलोड की स्पीड है वो है 64 MBPS, मेगा बाइट पर सेकेंड। 64 मेगाबाइट पर सेकेंड की तो मैम इसकी स्पीड है, और इतनी आपको टोटल करनी है। कितना समय लगेगा? बस वही बात, डिस्टेंस की जगह यहाँ पर हमारे पास में मेमोरी आ जाएगी, स्पीड आपको गिवन है, टाइम आपको निकालना है। मैं कह रही हूँ 1 सेकेंड के अंदर 64 MB कर लेता है, और करना कितना है? 16 GB करना है। पहले तो इनको मैम या तो आप 1 यूनिट में बनाओ, 1 यूनिट में मतलब इस GB को MB में बना लो। कैसे बनाओगे? 16, और G का कितना मतलब होता है? कितना मतलब होता है जी का मैम? 2 की पावर 10 किलो से स्टार्ट होता है, तो किलो, मेगा और गीगा,
2⁻30। ये कितने में आ गया? बाइट में। अगर मैं इसको निकालना चाहूं बाइट के अंदर तो 64 तो ये है ही, और MB है तो MB कितना होता है? 2⁻20 बाइट। इतना टोटल करना है, 1 सेकंड में इतना करना है। समय कितना लगेगा? बस निकाल लो, दोनों को आपस में डिवाइड कर दो। ये 30 और ये 20, बेस सेम है, पावर में क्या हो जाएगा? डिफरेंस, क्योंकि डिवाइड हो रहा है। तो 2⁻10 तो ऊपर बच जाएगा, और ये 16 है और ये 64 है। ये कितना बचेगा? 4 बचेगा। सही है, 4 टाइम्स जाएगा यानी कि 2⁻2। अब ये 2⁻2 है, ये 2⁻10 है, ऊपर जाएगा फिर से तो माइनस हो जाएगा 2, यानी कि 2⁻8 बाइट। सॉरी, बाइट से बाइट कट गया है, सेकेंड। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको क्या आंसर देना था? यही आंसर देना था बस। कितना होता है 2⁻8? कितना होता है? 256 होता है। तो करेक्ट आंसर 256। समझ गए हैं? एक इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आप एक्सपेक्ट करके जाएंगे ही जाएंगे, आपको मिलेगा ही मिलेगा। डाउनलोड स्पीड, अपलोड स्पीड, और फिर उससे आपको मेमोरी दी हुई होगी, बताया जाएगा कैसे करे क्या करे। तो कुछ नहीं करना है, डरना नहीं है। बिल्कुल जैसे बचपन में स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगाते थे, अब वहां डिस्टेंस को हटा के मेमोरी लगा देना है बस। आप लोगों से बोला जा रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, देन आप लोगों के लिए मैम सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है। सभी के सभी सॉफ्टवेयर आपको गिवन है और आपको मैच पे कॉलम लगाना था। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर जो है वो मैम आपके कौन से होंगे? फायरवॉल वाले होंगे। फायरवॉल जलती हुई दीवार, जलती हुई दीवार नहीं होगा यहाँ पर, एक्चुअली में जलती हुई दीवार नहीं है ये क्या है मैम? बाहर के ट्रैफिक को ब्लॉक करने वाले ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपके सिस्टम में इन्हें आने नहीं देते अनटिल एंड अनलेस हमको उनकी ऑथेंटिसिटी के बारे में ना पता हो। फिर आगे आप लोगों से बोला हुआ है कि आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? तो मैम जो आप लोगों के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो, और आप लोगों के जितने भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, सबके सब किस में आते हैं? सबके सब मैम आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बोले तो कंपाइलर्स हो गया। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? तो जो आप लोगों को ऑटोमेटिक फ्रिज आ रहा है ना आज के जमाने में, वो एम्बेडेड सिस्टम्स है आप लोगों के, मतलब छोटे से रूप में आके आपके सिस्टम के अंदर बैठ जाना। ठीक है, जैसे आपके मोबाइल फोन के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है वो भी एक तरीके का एम्बेडेड सिस्टम है, जैसे कि एंड्रॉइड, जैसे कि iOS। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि आप लोगों का लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है ना? सही बताया क्या मैंने? देख लेना एक बार। नेक्स्ट, यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होते हैं? अभी अभी हम लोगों ने बात करी। यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए मैम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स कौन से प्रोग्राम्स होते हैं? जो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करते हैं, बट वो काम जो ऑपरेटिंग सिस्टम करने के लिए फ्री नहीं है, ऐसे काम ऑपरेटिंग सिस्टम्स की यूटिलिटी करते हैं। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एग्जांपल है, डिवाइस ड्राइवर्स के एग्जांपल है, फर्मवेयर के एग्जांपल हो गए, आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स जो कि आपके यूटिलिटी प्रोग्राम्स के साथ में काम करते हैं, और ये आपके सारे के सारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं। इनका नाम याद रखेंगे, एग्जाम के अंदर डायरेक्टली नाम पूछा जाएगा और बोलेगा कि क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और स्प्रेडशीट्स, दो के ऊपर आप लोगों का सवाल बना है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स स्मॉलर इंटरनल मेमोरीज के साथ में आते हैं, और स्प्रेडशीट जो होती है वो वर्ड प्रोसेसर्स एग्जांपल से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। देखो मैम, बी वाली बात तो बिल्कुल सही लिखी, बट मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कम मेमोरी के साथ में आते हैं? नहीं मैम, मेन फ्रेम तो जाने ही अपने मेमोरी के लिए चाहते हैं कि बहुत हाई मेमोरी होती है इनके पास में। सुपर कंप्यूटर्स अपनी प्रोसेसिंग स्पीड के लिए जाने जाते हैं। ठीक है जी, और इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है ये भी हमने पढ़ा हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम के ब्रॉड फंक्शंस आपको बताने हैं यहाँ पर कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस हैं। हैंडलिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स हो गया, कन्वर्ट करना हाई लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस होना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को रन करना। देखो मैम, बात बिल्कुल सही है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन नहीं होंगे अनटिल एंड अनलेस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे और हार्डवेयर के बीच का क्या है? एक इंटरफेस है, ये भी सही है। फाइल्स और फोल्डर्स को भी हैंडल करता है, पर ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम तो अभी अभी आपने बताया भाई, कंपाइलर्स का होता है, इंटरप्रेटर्स का होता है। और ये क्या होते हैं मैम? ये तो आपके यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं।
तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा क्या, ए, सी एंड डी ओनली। ठीक है जी, ये सबके सब काम जो यहाँ पर मैंने लिखे सबके सब किसके, ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। मेमोरी को मैनेज करना, प्रोसेस को मैनेज करना, फाइल को मैनेज करना, डिवाइस को मैनेज करना, इनपुट आउटपुट को मैनेज करना, सेकेंडरी स्टोरेज को मैनेज करना, सिक्योरिटी का ध्यान रखना, कमांड इंटरप्रिटेशन वाले काम करना जो कि यूटिलिटी प्रोग्राम्स करवाता है। ठीक है, पर उसको निर्देश कौन देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्किंग से रिलेटेड काम करना, कम्युनिकेशन को मैनेज करना, जॉब की अकाउंट करना। यहाँ पर ये जॉब वो वाली जॉब नहीं है, प्राइवेट जॉब, सरकारी जॉब, ये जॉब नहीं, प्रोसेस को ही जॉब बोला जाता है। हर एक काम जो कंप्यूटर के अंदर होता है उसे प्रोसेस बोला जाता है। कब, जब वो आपकी प्राइमरी मेमोरी या फिर आपकी मेन मेमोरी में आ जाती है, यानी आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी में आ जाती है।